तो हम यहाँ पर थे पूर्वी अ, सातवां जो कृषि जलवायु क्षेत्र है वो है पूर्वी पठार और पहाड़ी क्षेत्र, जिसमें उड़ीसा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र के कुछ हिस्से, जहाँ पे जलवायु उप आर्द्र गर्म ग्रीष्मकाल में और मध्यम वर्षा वाला होता है, जहाँ लाल और लैटेराइट मिट्टी होती है। मुख्य फसलें जो हैं चावल, मक्का, बाजरा, दालें, तिलहन इत्यादि हैं। इसमें उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड का भी इलाका इसमें आता है। अगर आप देखेंगे तो उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कुछ हिस्सा झारखंड का आता है, झारखंड का दक्षिणी हिस्सा आता है जो उड़ीसा से लगा हुआ है, और महाराष्ट्र का पूर्वी हिस्सा आता है जो कह सकते हैं कि जो इसका क्षेत्र है मध्य प्रदेश के साथ है। महाराष्ट्र का पूर्वी दक्षिणी क्षेत्र, पूर्वी दक्षिणी क्षेत्र कह सकते हैं, महाराष्ट्र का हिस्सा है। इसको मैप से हमने नहीं दिखाया क्योंकि फिर बहुत सारे स्लाइड बन जाते हैं, नहीं तो सभी क्षेत्रों का मैप बन सकता है। मैं बोलूंगा सभी लोग अपना माइक म्यूट कर लें, तो सबको सुनाई देगा अच्छी तरह से। आठवां जो कृषि जलवायु क्षेत्र है वो मध्य पठार और पहाड़ी क्षेत्र है, जिसमें पूरा मध्य प्रदेश आ जाता है। मध्य प्रदेश जो है वो पठार है, पूरा दक्कन का पठार जो हमने भूगोल में पढ़ा है वो मध्य प्रदेश है। साधारणतः मुख्यतः मध्य प्रदेश है। राजस्थान का पूर्वी हिस्सा आता है मध्य प्रदेश से लगा हुआ। उत्तर प्रदेश का जो दक्षिणी हिस्सा है वो आता है जो जमुना के दक्षिण में है। जो उत्तर प्रदेश का जो मैदानी भाग है, जो गंगा का मैदानी भाग बताया गया है, वो गंगा और जमुना के बीच का मैदानी भाग है। जमुना के दक्षिण में भी थोड़ा सा मैदानी, लेकिन उससे नीचे जब आएंगे उत्तर प्रदेश का जो दक्षिणी हिस्सा है जो मध्य प्रदेश से लगा हुआ है, वो पठारी इलाका जो है वो उस वो स्थान आता है। अर्ध शुष्क होता है, मध्यम वर्षा वाला होता है, जहाँ काली कपास की मिट्टी और लाल मिट्टी, दोनों तरह की मिट्टी अलग अलग हिस्सों में पाई जाती हैं। कुछ क्षेत्र काली मिट्टी वाले जहाँ पे कपास की खेती होती है, और कुछ है जो लाल मिट्टी होती है। जो उत्तर पूर्वी भाग है वो लाल मिट्टी होती है, जो दक्षिण पश्चिमी भाग है वो कपास के लिए होती है, लाल काली मिट्टी होती है। मुख्य प्रदेश जो है वो सोयाबीन है, गेहूं है, चना है, ज्वार है, दालें हैं इत्यादि हैं। इसके बाद है पश्चिमी पठार और पहाड़ी क्षेत्र, जिसमें महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात के जलवायु वाले क्षेत्र आते हैं। महाराष्ट्र में जैसे जलगांव है, अमरावती है, नागपुर है, इसके अलावा धुले है, ये नंदुरबार, ये सारे इलाके आते हैं। अर्ध शुष्क कम वर्षा वाला होता है, जहाँ काली मिट्टी होती है, शुष्क खेती के लिए उपयुक्त है। यहाँ पे वर्षा नहीं होती है, कम होती है। मुख्य फसलें जो है कपास है, गन्ना है, मूंगफली है, दालें हैं, बाजरा है, ये सारे हैं। ये जो है पश्चिमी प्रदेश है महाराष्ट्र का। लेकिन जो वेस्टर्न महाराष्ट्र जिसको पश्चिम महाराष्ट्र बोलते हैं वो हिस्सा यहाँ पे नहीं आता है। मध्य महाराष्ट्र अगर कहें तो ये मध्य महाराष्ट्र वाला भाग, वैसे अगर हम कहें। लेकिन ये जलवायु के हिसाब से जो विभाजन किया गया वो पश्चिमी पठार और उस तरीके से प्रादेशिक हिसाब से नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात के हिस्से आ रहे हैं। फिर 10वां जो है वो दक्षिणी पठार और पहाड़ी क्षेत्र है, जिसमें और दक्षिण में हम चले जाते हैं तो आप देखेंगे आस्ते आस्ते हम उत्तर से दक्षिण की तरफ जा रहे हैं। तो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र के दक्षिण महाराष्ट्र के कुछ भाग आते हैं जहाँ पे जलवायु अर्ध शुष्क होता है। यहाँ पे कोंकण वाला हिस्सा इसमें नहीं है, अर्ध शुष्क है, जहाँ आसमान असमान वर्षा होती है, और साथ में उष्णकटिबंधीय जलवायु होता है, ट्रॉपिकल क्लाइमेट होता है। क्यों? क्योंकि हम जो है कर्क रेखा के नजदीक पहुंच रहे हैं। कर्क रेखा जो है वो अहमदाबाद के ऊपर से जाती है, कर्क रेखा।
इसके दक्षिण में जो है वो ट्रॉपिकल प्रदेश हो जाते हैं, जहाँ लाल और काली मिट्टी है, और मुख्य फसलें जो है मूंगफली, बाजरा, कपास, दालें, चावल इत्यादि इत्यादि हैं। तो ये हम इसलिए बता रहे हैं कि आप अपने क्षेत्र के, अपने स्थान के अनुसार आप ये समझ सकते हैं कि आपका क्षेत्र कौन सा है, किस प्रकार का है, जलवायु के हिसाब से, कृषि जलवायु के हिसाब से कौन सा, कहाँ से हैं आप, और वहाँ की जलवायु कैसी है, वहाँ की मिट्टी कैसी है, वहाँ पे वर्षा कितनी होती है, कैसी होती है, मौसम कैसा होता है, और फसलें, मुख्य फसलें कौन कौन सी। यहाँ पे जो हमने कुछ फसलों का नाम लिखा, केवल उतने ही नहीं है, होते तो और बहुत सारे हैं, लेकिन सभी फसलों का नाम तो नहीं लिया। उदाहरण के लिए हमने विभिन्न प्रकार के फसलों का नाम लिया है, जैसे फल है, दालें हैं, तिलहन है, इस तरीके से वो लिया है। फिर है पूर्वी तटीय मैदान और पहाड़ी क्षेत्र, जिसमें तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है। अब उड़ीसा से अगर आप तटीय क्षेत्र में चले आइए तो पूरे उड़ीसा के बाद आंध्र प्रदेश आता है, आंध्र प्रदेश के बाद तमिलनाडु आता है, बीच में उसी में पंडिचेरी आता है, पुडुचेरी। तो तमिलनाडु के दक्षिण तक चला जाता है ये। तो ये तटीय क्षेत्र है, और उसके साथ साथ उसके साथ साथ पहाड़ भी है। समुद्र तट है, और समुद्र तट से थोड़ा सा जब आप ऊपर की तरफ जाएंगे, समुद्र तट से दूर जाएंगे, तो फिर पहाड़ है। तो इसलिए ये पहाड़ी इलाका भी है। पूरे पूरे क्षेत्र में, मतलब उड़ीसा से लेके आप तमिलनाडु तक जाएंगे तो आपको समुद्र तट से 50-100 किलोमीटर, 150 किलोमीटर दूर पहाड़ी इलाके मिलेंगे। तो यहाँ पे जो है जलवायु आर्द्र होता है, क्योंकि समुद्र के पास है। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है, जैसा मैंने बताया, ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, कर्क रेखा से नीचे है। के साथ साथ उच्च मानसूनी वर्षा होती है, मानसून की वर्षा होती है। मानसून के बारे में हम यहाँ पे ज्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे, उसके ऊपर वीडियो है हमारे यूट्यूब चैनल में, उसमें आप जाके देखेंगे तो मानसून का अर्थ क्या होता है आपको पूरा समझ में आएगा विस्तार में। यहाँ की मिट्टी तटीय जलोढ़ और लाल रेतीली मिट्टी होती है। मुख्य फसलें चावल है, नारियल है, गन्ना है, काजू है, मूंगफली है इत्यादि हैं, और भी कई फसलें होती हैं। 12वां जो है वो पश्चिमी तटीय मैदान है और घाट क्षेत्र है। जो मैंने बताया कि कोंकण का क्षेत्र, अगर महाराष्ट्र में बात करें, गोवा और कर्नाटक का जो तटीय क्षेत्र है पश्चिमी, केरल का पूरा प्रदेश आ जाता है उसमें। तो जहाँ की जलवायु फिर उष्णकटिबंधीय है, साथ में आर्द्र वातावरण है, क्योंकि वो भी समुद्र के पास है। मानसूनी वर्षा होती है, अम्लीय मिट्टी है, अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी होती है, लैटेराइट मिट्टी होती है। मुख्य फसलें जो है नारियल है, सुपारी है, चावल, मसाले वगैरह वगैरह, काजू, ये सारे होते हैं। इसके बाद गुजरात के मैदान और पहाड़ी क्षेत्र हैं। मध्य गुजरात की अगर बात करें हम, तो गुजरात के जलवायु अर्ध शुष्क से शुष्क के साथ कम वर्षा होती है। यहाँ की मिट्टी रेतीली, दोमट, तटीय क्षेत्रों में खारी होती है। मुख्य फसलें कपास, गेहूं, मूंगफली, बाजरा, गेहूं इत्यादि है। हमारे सदन में गुजरात से है किरीट भाई हैं, सूरत से, जो तटीय क्षेत्र है। इसके अलावा विसनगर से यतीन भाई हैं और शैलेश भाई हैं। तो आप अपने स्थान के अनुसार आप समझ सकते हैं कि आपके यहाँ का जलवायु कौन सा जलवायु है, किस प्रकार से है। ये है। इसके बाद हम देखें तो पश्चिमी शुष्क क्षेत्र जो है राजस्थान का, जो मध्य राजस्थान है, पश्चिमी राजस्थान है, दक्षिणी राजस्थान है, उसमें जलवायु शुष्क रहता है, अत्यधिक तापमान और बहुत कम वर्षा होती है। यहाँ की मिट्टी रेतीली, खारी और क्षारीय होती है। जितनी मिट्टी मतलब कम वर्षा होगी, वहाँ की मिट्टी क्षारीय होगी, और जहाँ पे जितनी ज्यादा वर्षा होगी, वहाँ की मिट्टी अम्लीय होगी। ये एक साधारण आप समझ लीजिए। इसके पीछे का विज्ञान क्या है, क्यों ऐसा होता है, वो हम किसी दूसरे विषय, मिट्टी के ऊपर जब कोई विषय लेंगे तो उसमें हम विस्तार में बताएंगे। मुख्य फसलें बाजरा, दालें, तिलहन, ज्वार, जीरा, गवार, जीरा इत्यादि हैं। जो उस इलाके से, उस तरह के इलाके से हैं, उनको पता है। जैसे यहाँ पे जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर और जोधपुर, अगर उस तरीके से बात करें, या गुजरात में जो सौराष्ट्र है, कच्छ है, वो इलाके जो है वो इस तरीके के हैं, पश्चिमी शुष्क क्षेत्र हैं। और इसके बाद आ जाता है द्वीप क्षेत्र, जो हमारे भारत के मुख्य भाग से अलग है।
दूर है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, लक्षद्वीप है, जिसमें जलवायु उष्णकटिबंधीय और आर्द्र होती है, क्योंकि चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। अतएव वर्षा, भारी वर्षा होती होना स्वाभाविक है। यहाँ की मिट्टी रेतीली और दोमट मिट्टी होती है। जितना समुद्र के नजदीक जाएंगे उतनी रेतीली मिट्टी होगी, जितना समुद्र से दूर जाएंगे, बहुत ज्यादा चौड़ाई नहीं है क्योंकि द्वीप है, लेकिन समुद्र से जितना मध्य भाग में जाएंगे द्वीप के, तो मिट्टी जो है रेतीली से दोमट की तरफ होती है। मुख्य फसलें नारियल है, चावल है और उष्णकटिबंधीय फल मसाले इत्यादि हैं। तो भारत के ये कृषि जलवायु क्षेत्र क्षेत्रीय कृषि नियोजन, उत्पादकता में सुधार और स्थानीय चुनौतियों का समाधान करने के लिए महत्वपूर्ण है। कहने का मतलब मेरा ये है कि हम जिस भी स्थान से हैं, वो स्थान कृषि जलवायु के अनुसार कैसा है। जब हम कृषि कार्य कर रहे हैं तो हमको ये जानना जरूरी है, समझना जरूरी है कि हमारे लिए कृषि के अनुसार वहाँ का जलवायु कैसा है। वही हमने यहाँ पे बताने का प्रयास किया है। अब हम आते हैं फिर से पंचांग में। कल हम किसी सदस्य ने पूछा था शुभ नक्षत्र अशुभ नक्षत्र के बारे में, तो हम यहाँ पे उसके बारे में विस्तार से एक एक नक्षत्र के बारे में बात करेंगे। तो शुभ नक्षत्र जो है वो रोहिणी, मृगशिरा, मूल नक्षत्र को भी शुभ में माना जाता है, कभी कभी उसको अशुभ में माना जाता है। कुछ कारणों से शुभ होता है, कुछ कारणों से अशुभ होता है। कृषि के बारे में हम बात करें, फसलों के अनुसार बात करें। पुनर्वसु नक्षत्र, पुष्य नक्षत्र, श्रवण, हस्त, स्वाति, उत्तरा फाल्गुनी, पूर्वाषा, उत्तरा आषाढ़, उत्तर भाद्रपद। मतलब जहां पे दो दो नक्षत्र एक ही नाम से, जैसे पूर्व फाल्गुनी, उत्तर फाल्गुनी, पूर्व आषाढ़, उत्तर आषाढ़, पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद, तो इसमें पूर्व वाले जो नक्षत्र हैं वो शुभ नहीं है। आप ये अच्छी तरह से समझ लिए। जो उत्तर वाले नक्षत्र हैं, मतलब दिशा के हिसाब से पूर्व और उत्तर नहीं है। जो पहले आ रहा है नक्षत्र वो पूर्व है, जो बाद में आ रहा है वो उत्तर है। उसी नाम से है, लेकिन दो अलग अलग नक्षत्र हैं और साथ साथ हैं। तो एक नाम जो है वो जैसे फाल्गुनी दिया गया, तो पहले जो आ रहा है फाल्गुनी का वो पूर्व फाल्गुनी है, उसके बाद उत्तर फाल्गुनी। तो उत्तर वाले जो है फाल्गुनी, आषाढ़ और भाद्रपद, उत्तर वाले, बाद वाले, वो शुभ हैं। और आमतौर पर जुताई और बुआई के लिए ये दोनों कार्य के लिए ये नक्षत्र जो है अच्छे होते हैं। पंचांग में आप अगर देखेंगे तो जिस दिन ये नक्षत्र है, चंद्र इन सब नक्षत्रों में है, इनमें से किसी नक्षत्र में, वो दिन इन दो कार्यों के लिए शुभ माना जाता है। इसके अतिरिक्त रेवती, अनुराधा और पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद की हमने बात की, पूर्व भाद्रपद भी कृषि कार्यों के लिए अनुकूल माने जाते हैं। लेकिन यहाँ पे हमको ये देखना होगा कि कृषि कौन से कृषि कार्य के लिए अनुकूल माने जाते हैं। ये क्योंकि ऊपर के जो नक्षत्र हैं उसके साथ नहीं लिए गए। तो ऊपर के जो नक्षत्र है वो जुताई बुआई, जो कृषि कार्य प्रारंभ करने के लिए, मतलब ये नक्षत्र कोई भी शुभ कार्य जब करना होता है, उसको जब प्रारंभ करना होता है, तो इन नक्षत्र को शुभ माना जाता है। कृषि के लिए भी बुआई और रोपाई जो है और जुताई जो है, पहला कार्य जुताई होता है, उसके बाद बुआई होता है, उसके बाद रोपाई होता है। तो ये कार्य जो है वो प्रारंभिक कार्य होते हैं कृषि के लिए। तो उसके लिए इन नक्षत्रों को शुभ माना जाता है, क्योंकि शुभ कार्य के लिए प्रारंभ करने के लिए ये नक्षत्र शुभ माने जाते हैं। इसके अलावा रेवती, अनुराधा, पूर्व भाद्रपद, ये और भी दूसरे कार्य के लिए शुभ माने जाते हैं। कौन कौन से के लिए आगे हम उसके बारे में बात करेंगे। अभी यहाँ पे अगर हम नक्षत्र की बात करें तो यहाँ पे जैसे हमने रोहिणी नक्षत्र क्रम से अगर देखें, रोहिणी है, मृगशिरा, मूल, पुनर्वसु, पुष्य, श्रवण, हस्त, तो उसी क्रम में हमने यहाँ पे लिया है। रोहिणी नक्षत्र जो है वो प्रजापति अर्थात सृष्टिकर्ता द्वारा शासित है। रोहिणी जो है वो विकास, सृजन और उर्वरता से जुड़ी है, जिससे ये फसलों के रोपण और पोषण के लिए लाभकारी माना जाता है। तो उसका कारण क्या है शुभ होने का, जुताई के लिए, बुआई के लिए, रोपाई के लिए, उसके पीछे का कारण क्या है। तो कारण ये है कि रोहिणी नक्षत्र जो है विकास, सृजन, सृजन मतलब सृष्टि करना, किसी चीज को बनाना,
तो जब हम बुआई करते हैं तो उसमें से जो पौधा बनता है तो वो सृजन होता है उसका। और मिट्टी की जब जुताई करते हैं और उसमें बुआई करते हैं तो उसकी उर्वरता से जुड़ा हुआ है। तो ये सारे कारण हैं जिसके वजह से उस दिन अगर ये कार्य किया जाए जिस दिन चंद्र इस नक्षत्र में, तो उसके अच्छे परिणाम मिलते हैं। मृगशिरा नक्षत्र, ये नक्षत्र विकास और फसल को प्रोत्साहित करने की क्षमता से जुड़ा है। फसल फसल को प्रोत्साहित करने का मतलब क्या है कि फसल जो अगर जैसे हम यहाँ पे इस तरीके से कह सकते हैं, जब हम किसी को प्रोत्साहित करते हैं, हम मोटिवेट करते हैं, तो वो व्यक्ति क्या होता है, प्रसन्न होता है, वो ऊर्जा से भर जाता है। मोटिवेशन का मतलब क्या है, उसको ऊर्जा देना। तो यहाँ पे जो प्रोत्साहन है वो इसी से है कि वो नक्षत्र जब होता है तब उन जो फसल है उसमें एक अतिरिक्त ऊर्जा का प्रवाह होता है। इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। पुनर्वसु नक्षत्र, ये फसल बोने और काटने के लिए अच्छा माना जाता है। किस कार्य के लिए है, तो यहाँ पे बुआई के लिए और काटने के लिए है। थोड़ा सा और विशेषता यहाँ पे आ गई पिछले स्लाइड से। पुष्य नक्षत्र जो है ये एक पौष्टिक नक्षत्र है जो कृषि और अन्य पोषण संबंधी गतिविधियों के लिए लाभकारी है। मतलब ये है कि इस नक्षत्र में जो काम हम कार्य करते हैं फसलों के लिए, जो पोषण से संबंधित है, अगर हमको फसल में कोई ऐसी औषधि देनी है जो पौधों को पोषण देता है, या सिंचाई हम कर रहे हैं, या खाद मिट्टी में दे रहे हैं, या उससे संबंधित इस प्रकार के अगर कोई कार्य है, तो इस नक्षत्र को देख के उसके अनुसार अगर करें तो उसका परिणाम अच्छा मिलता है। इसी प्रकार मूल नक्षत्र है जो मजबूत जड़ विकास से जुड़ा हुआ है। मूल मतलब जड़ से, तो जड़ वाली जो सब्जियां हैं उसके लिए, जैसे मैंने पीछे वाले स्लाइड में बताया था, मूल नक्षत्र जो है वो हर समय शुभ नहीं होता है, कुछ विशेष कारणों से शुभ होता है। तो वो विशेष कारण जो बुआई और जुताई और रोपाई की बात हुई थी, उसके लिए जो शुभ नक्षत्र की बात हुई थी। तो यहाँ पे कौन से प्रकार के फसल, जो जड़ वाली फसलें, जो मतलब जमीन के नीचे की फसलें, जैसे मूली है, गाजर है, बीट है, प्याज है, लहसुन है, गाजर, शलजम है, इस प्रकार के जो फसल है, अदरक है, हल्दी है, इस प्रकार के जो फसल है उनकी बुआई, उनके लिए जमीन तैयार करने के लिए जुताई, या उनके अगर पौधे हैं तो उनकी रोपाई, उसके लिए ये नक्षत्र लाभदायक होता है। परिणाम अच्छे मिलते हैं। इसके बाद रेवती जो है वो बहुतायत और समृद्धि से जुड़ी हुई है, जो इसे खेती और संबंधित गतिविधियों के लिए अनुकूल बनाती है। यहाँ पे अगर हम बहुतायत और समृद्धि की बात करें तो फसल की जो उपज है, वो अधिक उपज मिलने के लिए इस नक्षत्र में अगर हम कार्य करते हैं तो उसकी उपज बढ़ती है, ऐसा आप मान के चलें। उपज का मतलब ये नहीं है कि केवल मात्रा में अधिक होगी। मात्रा में अधिक दो तरीके से हो सकता है। एक तो संख्या से हो सकता है, जैसे अगर हम उदाहरण ले, अभी के मौसम में धान की बात करें तो धान में जो है बहुत ज्यादा बाली निकल रही है, दाने ज्यादा बाली तो ज्यादा दाने होंगे उसमें, तो उपज ज्यादा होगी। ऐसा भी हो सकता है कि बाली ज्यादा नहीं है, जितनी निकलती है उस जाति के अनुसार उतनी ही निकल रही है, उसमें जितने दाने बनने हैं उतने ही बन रहे हैं, लेकिन उन दानों का वजन अगर ज्यादा है तो भी तो उपज ज्यादा होगी, वजन ज्यादा होगा। तो इस तरीके से देखना जरूरी है। तो नक्षत्रों का जो प्रभाव पड़ता है वो विभिन्न प्रकार से पड़ता है। उसको थोड़ा सा मैं कुछ व्याख्या से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। स्वाति, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा और उत्तरा भाद्रपद, इन नक्षत्रों में जो है बुआई, आमतौर पर बुआई जुताई के लिए शुभ माना जाता है। तो बुआई और जुताई कार्य और रोपाई भी है इसमें, उनके लिए अगर आप देखें कि जब आपको करना है उसमें, उस समय इन चारों नक्षत्र में से कोई नक्षत्र है, जिस दिन है उस दिन अगर करेंगे तो उसका परिणाम अच्छा मिलता है, मिलने की संभावना है, मिलता है। अशुभ नक्षत्र कौन कौन से हैं? तो वैदिक कृषि पद्धतियों में कुछ नक्षत्रों को
चंद्र ग्रह के अनुसार, मतलब चंद्र ग्रहों के अनुसार। यहाँ पे चंद्र ग्रह हमने पहले बताया था कि नक्षत्र जो है चंद्र के ग्रह घर हैं। तो यहाँ पे चंद्र के घर के अनुसार कुछ नक्षत्र जो है वो कृषि गतिविधियों के लिए अशुभ माना गया है। जैसे अश्विनी नक्षत्र है, जिसमें कुछ परंपराएं अश्विनी नक्षत्र को अप्रत्याशित मौसम और फसलों के संभावित समस्याओं से जोड़ती हैं। मतलब अगर इस नक्षत्र में आपने वो सारे कार्य किए जो नहीं करना चाहिए, जिसके लिए शुभ नक्षत्र के बारे में बताया गया कि शुभ नक्षत्र में करना चाहिए, उसके बजाय अगर आप जाने अनजाने में अश्विनी नक्षत्र में करते हैं तो उन फसलों में समस्याएं आना संभव है। किस प्रकार की समस्याएं? फसल जो है वो ज्यादा रोग, कीट, या जो मौसम में बदलाव उसके प्रति जो प्रतिरोधक क्षमता में कमी वगैरह वगैरह अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। भरणी नक्षत्र, हालांकि भरणी को अन्य पहलुओं के लिए एक मजबूत नक्षत्र माना जाता है, लेकिन इसे हमेशा कृषि के लिए अनुशंसित नहीं किया गया है, खासकर कुछ फसलों या खेती के प्रकारों के लिए। अब यहाँ पे ज्यादा विस्तार में इसके बारे में बात नहीं किया गया है, क्योंकि ये नक्षत्र, आप इतना ही मान के चलिए कि कृषि के लिए ये नक्षत्र शुभ नहीं है। किन फसलों के लिए, किस प्रकार के फसलों के लिए, वो विस्तार का विषय है, जो हम यहाँ पे अगर लेंगे तो हो सकता है कि पूरा एक दिन का जो है केवल एक भरणी नक्षत्र के ऊपर आ जाए, क्योंकि अलग अलग फसलों के बारे में विस्तार में बताना जरूरी हो जाएगा। तो भरणी नक्षत्र आप ये मान के चलिए कि वो नक्षत्र देख के उसमें अगर हम कार्य को ना करें तो ज्यादा अच्छा है। इसके बाद मूल नक्षत्र, जो पीछे बात हुई थी कि जो मूल वाले जो फसलें, जड़ वाली फसलें, उनको छोड़ के अन्य फसलों के लिए ये जो है अस्थिरता या संभावित समस्याओं से जुड़ा हुआ है। तो जो समस्याएं हमने बताएं वो क्या समस्याएं हो सकती है? प्रतिरोधक क्षमता कम हो सकती है जब मौसम जो है वो विपरीत है। उस समय जो प्रतिरोधक क्षमता होती है, जो सस्टेनेबिलिटी होती है, जो रेजिस्टेंस पावर होता है, वो जो है उसके लिए जो ऊर्जा जो मिलती है पौधों को, फसलों को, वो नक्षत्रों से जो ऊर्जा मिलती है वो अगर शुभ नक्षत्र है तो पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी, और अगर अशुभ नक्षत्र है तो निगेटिव एनर्जी मिलेगी। और वो अगर निगेटिव एनर्जी मिल रही तो वो प्रतिरोधक क्षमता को कम करता है, और अगर प्रतिरोधक क्षमता कम होती है तो विपरीत परिस्थितियों में उससे विपरीत परिस्थितियों से संभलने के लिए, उनसे लड़ने के लिए उस पौधे में, उस फसल में कमी होती है, कमजोरी होती है, असफलता होती है, रोग बीमारियां आ सकती हैं, या जमीन से जो पोषण तत्व लेना होता है उसकी भी क्षमता कम हो सकती है। यहाँ पे आपको सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि अगर प्रतिरोधक क्षमता कम हो रही तो क्यों हो रही? क्योंकि वो पोषण कम, उसमें पोषण कम है। अगर कमजोर है कोई शरीर अगर कमजोर है, चाहे वो कोई वनस्पति हो या कोई जीव जंतु हो, अगर शरीर कमजोर है तो उसके अंदर पोषण कम होगा, जो पोषण वो ग्रहण करता है। इसके अलावा उसके अंदर ऊर्जा कम होगी, जो ऊर्जा लौकिक ऊर्जा, जो आकाशीय ऊर्जा जो मिलती है उसको, वो, ये दो तरीके से पोषण होता है। या तो वो ग्रहण करता है, शरीर के अंदर जाता है, जो उसके शरीर को बनाने के लिए कार्य होता है, और उस शरीर को चलाने के लिए जो ऊर्जा होती है वो आकाशीय ऊर्जा होती है। तो इन दोनों में अगर में से किसी में कमी आती है या दोनों में कमी आती है तो वो शरीर कमजोर होता है। और अगर कमजोर होता है तो विपरीत परिस्थितियों में वो लड़ने में सक्षम नहीं होता है। विपरीत परिस्थितियों में लड़ने में सक्षम नहीं होता है तो जो शत्रु होते हैं, रोग भी शत्रु है, कीट भी शत्रु हैं, वो हावी हो जाते हैं। तो ये इस तरीके से होता है। तो अशुभ नक्षत्र का प्रभाव इस तरीके से पड़ता है। कल हमने इसी चित्र के बारे में बात किया था, आज मैंने इस चित्र को फिर से इसमें लिया हुआ है, क्योंकि जैसे मैंने पीछे बात किया है उसमें
ग्रह, राशि, नक्षत्र, तत्व, जलवायु और फसल, उनके आपस में जो संबंध है उसको फिर से एक बार आप देख लीजिए। ये बिल्कुल ध्यान में रहना जरूरी है कि कौन से ग्रह किस तत्व और उससे संबंधित जलवायु कैसा हो सकता है, उन ग्रहों के साथ कौन से राशि हैं, उन राशि और ग्रह के साथ कौन से नक्षत्र हैं। ठीक है, हम इसको फिर से दोबारा ये नहीं करेंगे, हमने केवल सामने रखा है कि ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। और कितना महत्वपूर्ण है, पीछे जो हमने देखा है उसके अनुसार है। अगर हम उसमें से अलग से आप इस कार्य को करिए कि जो नक्षत्र की जो तालिका है उसमें 9 नक्षत्र जो है वो अग्नि तत्व से हैं, 6 नक्षत्र भूमि तत्व से, वायु तत्व से और जल तत्व से हैं। उनके साथ जो जलवायु है वो अग्नि तत्व के साथ, 9 नक्षत्र के साथ उष्ण जलवायु है। बाकी जो 3 तत्व हैं उनके साथ 6 6 नक्षत्र हैं और उनके साथ शीतल वायुमय और आर्द्र जलवायु है। अब इनमें से जो शुभ नक्षत्र हैं, अगर उनको आप अलग से इस तालिका में शुभ और अशुभ का अगर 2 कॉलम बना लें, और ये कार्य मैं करने के बजाय आप स्वयं करें, और अपने स्थान के अनुसार उस चीज को आप देखें, जैसे कृषि जलवायु की हमने बात की है, तो इसी में नक्षत्र वाले कॉलम में आप 2 कॉलम बना लीजिए, शुभ और अशुभ। और जो 9 नक्षत्र है उसमें से शुभ में कौन से हैं और अशुभ में कौन से हैं। जो इसके बाद भूमि तत्व में जो 6 नक्षत्र है उसमें से शुभ में कौन से हैं, अशुभ में कौन, ये कार्य आप स्वयं करें। ठीक है, इसके बाद राशि में शुभ अशुभ नहीं होता है, ग्रह में शुभ अशुभ होता है, लेकिन कृषि के क्षेत्र में वो शुभ और अशुभ का जो प्रभाव है वो यहाँ पे नहीं माना जाता है। उनका जो व्यवहार होता है, जो उनका जो नेचर होता है, उनकी जो प्रकृति होती है, उनके अनुसार जब हम अपने लिए जब देखते हैं तो उसके अनुसार शुभता और उसकी अशुभता का प्रभाव हमारे जीवन में पड़ता है। लेकिन कृषि के लिए, पौधों के लिए, वनस्पति के लिए वो उस प्रकार से नहीं होता है, लेकिन नक्षत्र के लिए होता है। और नक्षत्र जो है वो प्रतिदिन बदलता है, तो वो बहुत कम समय के लिए होता है। लेकिन जिस समय जिस नक्षत्र में वो कार्य किया हुआ है, वो जिस समय आप वो कार्य कर रहे हैं उस समय अगर नक्षत्र शुभ नहीं है, तो बाकी जो शुभ नक्षत्र या राशि या ग्रह के जो प्रभाव है उसमें भी कमी आती है। जिसलिए शुभ कार्य शुभ मुहूर्त में करना होता है। पंचांग में तो यही हम देखते हैं ना कि शुभ मुहूर्त क्या है। तो मुहूर्त जो है वो होरा के अनुसार होता है। तो दिन के अंदर भी कौन सा समय शुभ है, हमने पंचांग में पीछे बात किया है उसके बारे में। शुभ को कौन सा नक्षत्र है, कौन सा करण है, कौन सा ये करण और ये पंचांग का जो 5 अंग है उसमें, तो वो शुभ अशुभ भी देखना उस दिन के अंदर देखना जरूरी है। लेकिन कृषि कार्य में हो सकता है कि बहुत समय आप उतने गहराई में जाके उतने सूक्ष्मता से अपने कार्य को नहीं कर सके। लेकिन अगर आप उसको जानते हैं और उस समय के अनुसार आप अपने कार्य को कर सकते हैं, तो उसका प्रभाव कैसे अच्छा पड़ सकता है वो समझना तो जानना जरूरी है। उसके अनुसार आप उसको करने का प्रयास कर सकते हैं। इसके बाद और जो नक्षत्र आते हैं वो चित्रा नक्षत्र है, जो आमतौर पर कृषि कार्य के लिए एक अशुभ नक्षत्र माना जाता है। अनुराधा नक्षत्र भी अशुभ माना जाता है। विशाखा नक्षत्र किसी गतिविधियों के लिए अनुकूल नक्षत्र नहीं माना जाता है, अशुभ माना जाता है कह सकते हैं, या इसको न्यूट्रल मान सकते हैं। अनुकूल अगर नहीं है तो न्यूट्रल कह सकते हैं, लेकिन अशुभ अगर है तो बिल्कुल निगेटिव है। और अगर अनुकूल नहीं है तो हम कह सकते हैं कि पॉजिटिव भी नहीं है, निगेटिव भी नहीं है, इस तरीके से। क्योंकि अनुकूल अगर है तो पॉजिटिविटी की तरफ है। अश्लेषा नक्षत्र सबसे अशुभ नक्षत्रों में से एक माना जाता है। इसे कृषि कार्यों के लिए अनुशंसित नहीं किया गया है, मतलब इसको कृषि कार्यों के लिए शुभ नक्षत्रों में नहीं लिया गया इसी कारण से। और ज्येष्ठा नक्षत्र एक नक्षत्र है जो आमतौर पर कृषि कार्यों के लिए शुभ नहीं माना जाता है।
इसके बाद हम फिर से एक तालिका में आ रहे हैं जहाँ पे ग्रह, राशि और नक्षत्र का एक ये दिया हुआ है, जिसमें 9 ग्रह हैं, उसके साथ राशि है और उसके साथ नक्षत्रों का क्रम है। तो यहाँ पे आप देखिए कि नक्षत्र के उसमें अगर देखें तो 3 कॉलम है, नक्षत्र में 3 कॉलम है। ठीक है। पहला कॉलम जो है, पहला नक्षत्र अश्विनी है, उसके बाद भरणी है, उसके बाद कृतिका है, फिर रोहिणी है, फिर मृगशिरा है, फिर आरिद्रा है, फिर पुनर्वसु है। जो 27 नक्षत्रों के क्रम है, उसमें पहले कॉलम में, नक्षत्र के पहले कॉलम में पहले 9 नक्षत्र हैं 27 में से। दूसरे कॉलम में 10 से लेके 18 तक के नक्षत्र हैं, और फिर तीसरे कॉलम में 19 से लेके 27 में तक नक्षत्र हैं। तो इस प्रकार से है। और उनका क्रम जो है वो अगर देखें तो ग्रहों के अनुसार अगर देखें तो ग्रहों के क्रम में पहला ग्रह जो लिया गया वो केतु लिया गया है, फिर शुक्र लिया गया है, फिर सूर्य लिया गया है, फिर चंद्र लिया गया है, फिर मंगल लिया गया है। ये जो चार्ट है ये मैंने बनाया है। पहले नक्षत्रों का क्रम हमने लिखा है 3 कॉलम में, 1 2 3 4 करके, फिर मतलब 1 से 9, फिर 10 से 18, फिर 19 से 27, और उनके अनुसार उन नक्षत्रों के साथ कौन सा ग्रह है और कौन सी राशि है उसको हमने करने का कोशिश किया। बेसिकली हमने नक्षत्रों को और राशि को ग्रहों के अनुसार किया, 9 ग्रह के अनुसार। तो केतु जो है वो मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि और अश्विनी, मघा और मूल नक्षत्र है। ठीक है। इसके पहले हमने 9 नक्षत्रों को एक साथ दिया था, और ग्रहों को एक साथ रखा था, राशि को एक साथ रखा था। यहाँ पे ग्रहों के अनुसार हमने लिया है, जिससे कि आप और आसानी से पंचांग में इसको देख सकें। शुक्र नक्ष ग्रह है, उसके साथ कर्क, मतलब अब यहाँ पे तत्व तो हमने नहीं लिखा, लेकिन आप तत्व को समझ सकते हैं। वे मेष, सिंह और धनु जो है वो अग्नि तत्व है। कर्क, वृश्चिक और मीन जो है वो जल तत्व है। शुक्र जो है जल तत्व से संबंधित है। और नक्षत्र अगर कहें तो भरणी, पूर्व फाल्गुनी और पूर्वाषाढ़ा भी जल तत्व है। इसका सूर्य जो है वो अग्नि तत्व है, इसमें कोई शक नहीं है। मेष, सिंह और धनु अग्नि तत्व के राशि हैं। और कृतिका, उत्तर फाल्गुनी और उत्तराषाढ़ ये भी अग्नि तत्व के नक्षत्र हैं। फिर चंद्र जो है वो जल तत्व का है, इसमें भी कोई शंका की बात नहीं है। कर्क में वृश्चिक और मीन जो है वो जल तत्व के राशि हैं। और रोहिणी, नक्ष हस्त और श्रवण जो है वो जल तत्व के हैं। फिर मंगल फिर से अग्नि तत्व है, हमें पता है मंगल अग्नि तत्व है। मेष राशि, धनु राशि, सिंह राशि ये है। मृगशिरा, चित्रा और धनिष्ठा अग्नि तत्व में आप यहाँ पे देखेंगे कि 9 जो है वो आ जाएंगे, जैसे मेष, सिंह, अश्विनी, मघा, मूल। इसके बाद कृतिका, उत्तर फाल्गुनी, उत्तराषाढ़, और फिर मृगशिरा, चित्रा और धनिष्ठा, ये 9 नक्षत्र जो है अग्नि तत्व के हैं। और 3 ग्रह हैं पीछे के तालिका में अगर आप जाएंगे तो 3 ग्रह हैं, और राशि तो 3 ही है, मेष, सिंह और धनु है। इसके बाद राहु जो है वो ये भूमि तत्व है। मिथुन, तुला, सॉरी वायु तत्व है। मिथुन, तुला और कुंभ राशि, अरिद्रा, स्वाति और सदभिसा। फिर बृहस्पति जो है वो फिर से वायु तत्व है, मिथुन, तुला और कुंभ। पुनर्वसु, विशाखा और पूर्व भाद्रपद, मतलब 6 राशि वायु तत्व के यहाँ पे आ गए। 6 नक्षत्र यहाँ पे आ गए, और 2 राशि, 3 राशि और 2 ग्रह हैं। उसके बाद शनि जो है वो भूमि तत्व है, ऊपर एक भूमि तत्व का आ गया है शुक्र के साथ, सॉरी शुक्र नहीं, इसके साथ क्या बोलते हैं, राहु, नहीं, ये दोनों जो है भूमि तत्व के नीचे एक साथ आए हैं। ठीक, भूमि तत्व के नीचे है वृषभ, कन्या, मकर, और बुध भी वृषभ, कन्या, मकर, पुष्य, अनुराधा, उत्तर भाद्रपद, अश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती, ये 6 नक्षत्र, ये 3 राशि और 2 ग्रह। तो इस प्रकार से ये संबंध है। ग्रहों के साथ अगर हम अलग अलग देखने समझने की कोशिश करें तो यहाँ पे हमने ये बताने का प्रयास किया है। नक्षत्रों के गृह स्वामी नहीं, ग्रह स्वामी भी खेती के लिए उनकी उपयुक्तता निर्धारित करने में भूमिका निभाते हैं। तो यहाँ पे हमको फिर से देखना होगा कि नक्षत्र के जो ये प्रत्येक नक्षत्र के 3 कॉलम है, तो प्रत्येक
तीनों में से प्रत्येक कॉलम में फिर से शुभ और अशुभ नक्षत्र के अनुसार आप इसको विभाजित करें, और उसमें लिखें कि कौन सा नक्षत्र शुभ में आता है, कौन सा अशुभ में आता है, और उसके साथ कौन सी राशि है और कौन सा ग्रह है। और पंचांग में उस अनुसार आप देखें कि ग्रहों का प्रभाव, कौन से ग्रह का प्रभाव नक्षत्र के अनुसार, शुभ नक्षत्र के अनुसार ग्रह का प्रभाव भी शुभ पड़ेगा। तो इस प्रकार से आज का जो सेशन है वो यहाँ पे समाप्त होता है। और हमारे पास अभी भी करीब 3.5 मिनट का समय है, और फिर आगे अगला जो सत्र है वो पूरा आधे घंटे से थोड़ा ज्यादा समय रहेगा, 40 मिनट तक हमें मिलता है। तो हम थोड़ा बहुत चर्चा यहाँ पे भी कर सकते हैं। आप अनम्यूट करके अपना अपनी बात कह सकते हैं, अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। 3 मिनट का समय है हमारे पास, और फिर अगला सत्र तो है ही है। हम इस स्लाइड को यहीं पे रखते हैं, स्लाइड को बंद नहीं करते हैं। अगर कोई पीछे की स्लाइड में जाना है तो वो भी हम जा सकते हैं, या फिर अगले सत्र में हम स्लाइड को बंद रखेंगे। जब जिस बिंदु पे बात होगी उस स्लाइड पे हम उस स्लाइड को खोल लेंगे। तो किसी को कुछ कहना है तो आप कह सकते हैं, हमारे पास अभी भी 2.5 मिनट का समय है। फिर ये अगर सिर्फ हम लोग नक्षत्र के बेसिस पे करें और राशि को नहीं पकड़े तो भी चलेगा? हाँ, नक्षत्र जो है प्रतिदिन है, तो नक्षत्र को तो हमको देखना ही है, और उस नक्षत्र के अनुसार राशि कौन सा है ये देखना है, फसल के अनुसार। अब आगे हम बताएंगे, 5वें, 6ठे और 7वें दिन में हम बताएंगे कि राशि के अनुसार फसल कौन सा होता है, नक्षत्र के अनुसार फसल कौन सा होता है। तो उसको भी तो समझना पड़ेगा ना। पहले हम इनको इनका आधार समझ लेते हैं, फिर फसल के बारे में बात करेंगे। पिछले महीने जो हमने सत्र लिया था 5 दिन का, उसमें जो सदस्य थे उनको इसके बारे में थोड़ा सा आइडिया है। राशि के अनुसार है, नक्षत्र के अनुसार हमने उसमें फसलों के बारे में बात नहीं किया था। यहाँ पे हम उसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन वो 5वें दिन नहीं आएगा, 6वें दिन आएगा। और फिर 7वें दिन इन सारे तथ्यों के आधार पर हम अपने दिनदर्शिका को कैसे व्यवस्थित कर सकते हैं उसके बारे में बात होगी। तो 6 दिन में हम समझेंगे, और 7वें दिन हम उन तथ्यों के आना। हाँ, अनिल कुमार जी बताइए। जी, ये जो आपने समय, स्थानिक समय की जो बात की थी सर, हाँ, तो ये तो जैसे मान लीजिए कि बड़ी ऐप जाए या विश्व ऐप जो है जिसमें अग्निहोत्र का समय सूर्योदय निकलता है, तो उस सूर्योदय के समय को तो माना जा सकता है कि नहीं सर? नहीं, आपका प्रश्न मुझे नहीं समझ में आया। अग्निहोत्र और सूर्योदय का आपने बात किया है, लेकिन आपका प्रश्न क्या है? जी, जैसे कहे कि जो आप बोल रहे कि सूर्योदय के समय से ही हम उस समय को लेते हैं उस स्थान के, तो हम जिस स्थान पर हैं उस ऐप के माध्यम से वो अग्निहोत्र का समय ठीक ठीक बता देता है सेकंड में। हाँ, तो वो सूर्योदय का अब जैसे आप गाजीपुर से हैं, तो अब जी आप जब समय को देखेंगे तो पंचांग में आप देखेंगे, जो पुस्तकीय पंचांग है उसमें जो समय दिया हुआ रहेगा सूर्योदय के किसी भी तिथि का, मान लीजिए आज के दिन की बात करें या कल के दिन की बात करें, तो सूर्योदय का जो समय दिया हुआ रहेगा वो भारतीय मानक समय के अनुसार रहेगा। लेकिन गाजीपुर के अनुसार वो समय जो है, गाजीपुर प्रयागराज से